तो भाइयों, ला लीगा एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। चाहे बार्सिलोना हो चाहे रियल मैड्रिड हो, दोनों ही टीम्स गिव अप बिल्कुल भी नहीं कर रही और दोनों ही टीम अब रिसेंटली कोई ज़्यादा अच्छी फुटबॉल भी नहीं खेल रही। अब बारसा और सेल्टा डी विगो की गेम की अगर हम बात करें तो बार्सिलोना उस दिन बाल बाल बची है पॉइंट्स ड्रॉप करते करते। 98 मिनट में बारसा को पेनल्टी मिलती है और रफीनिया के गोल की वजह से बारसा कमबैक कंप्लीट करती है और 3 पॉइंट की लीड ले लेती है। इसी तरह कल रियल मैड्रिड बिलबाओ के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप करते करते बच जाती है, जहां पर बिल्कुल लास्ट मिनट में 93rd मिनट के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत बैंगर मारते हैं वलवर्दे और रियल मैड्रिड को दोबारा से लीग में अलाइव कर देते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों टीमें जो हैं बड़ी कमाल किस्म की फाइट दिखा रही हैं और लग यही रहा है कि ये दोनों टीम्स आखिर तक लीग में फाइट करती हुई नजर आएंगी। 6 ही गेम्स बाकी बची हैं और बहुत ही ट्रिकी फिक्चर्स हैं दोनों ही टीम्स के लिए। और वही बात है कि दोनों टीम्स अच्छी फुटबॉल नहीं खेल रही। बार्सिलोना को कहीं ना कहीं फटीग का भी इशू है और बार्सिलोना को इंजरी के इश्यूज भी जो हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं इस टाइम के ऊपर। लेवेंडोस्की भी इंजर्ड हो चुके हैं और ये वही लेवेंडोस्की हैं जो सेल्टा वीगो के अगेंस्ट कुछ ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे और सब लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो इंजर्ड हुए और बाद में जब न्यूज़ आई कि यार 2 से 3 हफ्ते के लिए लेवेंडोस्की अवेलेबल नहीं होंगे, तो जो लोग भी क्रिटिसाइज कर रहे थे फिर वो ये बात बोलने लग गए कि यार लेवेंडोस्की को इस टाइम पर इंजर्ड नहीं होना चाहिए था। तो मैं वही बात बोलता हूँ कि यार कोई प्लेयर इस वक्त कैसा भी खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, बुरा खेल रहा है, लेकिन बार्सिलोना अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी तरह की इंजरी अफोर्ड नहीं कर सकती। और लेवेंडोस्की एक ऐसे प्लेयर हैं कि वो अच्छा करें या ना करें, लेकिन उनका पिच पे रहना ही बहुत ज़रूरी है। फिजिकल प्रेजेंस उनकी रहती है और चाहे वो अच्छी फुटबॉल नहीं भी खेल रहे हो तो ओपोनेंट के डिफेंस को वो हमेशा इंगेज रखते हैं। तो इसी वजह से अगर आप देखो मोस्टली गेम्स के अंदर आपने देखा होगा कि फ्लिक ने फेरान टोरेस को जो है वो सब्स्टिट्यूट जरूर किया, लेकिन लेवेंडोस्की को पूरी पूरी गेम्स खिलाई हैं। और रिसेंटली एक और चीज़ भी देखने में मिली है कि लेवेंडोस्की का होल्ड अप प्ले भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता हुआ आपको नजर आया है। तो लेवा का यहाँ पर इंजर्ड होना बार्सिलोना के लिए काफ़ी कंसर्निंग ज़रूर है, लेकिन अब जो भी है बारसा को इस सिचुएशन से जो है वो गुजरना होगा और बारसा को इस सिचुएशन का कोई ना कोई हल निकालना होगा। और सिर्फ बात यहीं पर ही नहीं खत्म होती, बल्कि बाल्दे की इंजरी भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करी है बार्सिलोना की परफॉर्मेंस को। और मैं ये समझता हूँ पर्सनली कि बाल्दे का इंजर्ड होना लेवा के इंजर्ड होने से कंपैरेटिवली ज़्यादा बारसा को नुकसान दे रहा है। तो उसकी रीज़न ये है कि बार्सिलोना ऑलरेडी लेफ्ट विंगर के बगैर फुटबॉल खेल रही है और बाल्दे एक ऐसे प्लेयर है जो कि पूरा फ्लैंक यूज़ करते हैं और वो पूरी स्पेस जो है लेफ्ट साइड की यूज़ करते हैं और उनकी वजह से रफीनिया की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है। वो आराम से थोड़ा इंटीरियर होकर लेफ्ट साइड पर खेलते हैं और बाल्दे इस सीज़न में बहुत इंप्रूव्ड प्लेयर भी नजर आए हैं। उनकी क्रॉसिंग भी बहुत अच्छी हुई है, उनकी डिसीजन मेकिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। और जब से वो इंजर्ड हुए हैं तो हमें लेफ्ट साइड पे डिफेंस में भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जिरार्ड मार्टिन की वो रिकवरी पेस भी नहीं है और फिर अटैक भी लेफ्ट साइड से बिल्कुल नहीं हो पा रहा। और पिछली गेम में सेल्टा डी विगो के अगेंस्ट अगर आपको याद हो तो लामीन जमाल को भी सेकंड हाफ में लेकर आया गया था, जिसकी वजह से लेफ्ट और राइट दोनों साइड से जो है वो हम प्रॉपरली अटैक नहीं बना पा रहे थे। अब बात कर लेते हैं मयोर्का के ऊपर। यार मयोर्का एक बहुत ही डिसेंट टीम है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस बार सीजन में और इस वक्त वो 7th पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं और 44 पॉइंट्स उन्होंने लिए हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि उन्होंने गोल्स बहुत ज़्यादा कंसीड किए हैं। अगर आप उनके नेट गोल रेशो देखो तो वो -6 में जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने इतने गोल स्कोर नहीं किए जितने उन्होंने कंसीड किए। तो बार्सिलोना यहाँ पर उनके डिफेंस को एक्सप्लॉइट कर सकती है। जो पहला हमने रिवर्स फिक्चर खेला था इनके अगेंस्ट वो हमने 5-1 के साथ जीता था और उस गेम के अंदर भी हमने कुछ 1-2 डिफेंसिव एरर्स की वजह से गोल स्कोर किया था मयोर्का के अगेंस्ट। लेकिन एक और चीज़ भी देखने वाली है कि मयोर्का ने जो बार्सिलोना को गोल स्कोर किया था तो वहाँ पर उन्होंने बार्सिलोना की हाई लाइन को काफ़ी अच्छे से मैनेज किया था और हाई लाइन उन्होंने तोड़कर वो गोल स्कोर किया था। तो बारसा की हाई लाइन इस वक्त जो है वो ज़्यादा अच्छे से काम भी नहीं कर रही। रिसेंटली अगर आप 2 गेम्स उठाकर देखो, डॉर्टमंड वाली और फिर सेल्टा वाली, तो 6 गोल हमने कंसीड किए हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर बारसा को थोड़ा सा मोहतात होकर खेलना पड़ेगा। बार्सिलोना को अपनी डिफेंसिव इश्यूज को फिक्स करना पड़ेगा इस गेम में, क्योंकि यहाँ पर भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मैड्रिड आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है और उसके बाद बारसा को फटीग के भी इश्यूज चल रहे हैं, बारसा को इंजरी क्राइसिस भी चल रहे हैं और हम यहाँ पर पॉइंट्स बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि समहाउ
रियल मैड्रिड जो है वो ज़्यादा पीछे हमारे नहीं है और हमें आज का मैच जीतना ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर हम मैच जीत जाते हैं तो फिर से रियल मैड्रिड को जो है वो थोड़ा अंडर प्रेशर हो जाएगी, क्योंकि बारसा 7 पॉइंट की लीड के ऊपर आ जाएगी। अब देखना ये होगा कि लेवेंडोस्की के बगैर बार्सिलोना क्या लाइनअप जो है वो खड़ी कर सकती है, किस तरह से हम लेवेंडोस्की की कमी को दूर कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि हम डिफेंस की बात कर लेते हैं। शेज़नी हमारे अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर हैं, और उसके बाद जो सेंटर बैक पेयरिंग है मुझे लगता ये है, क्योंकि हमें अभी सैटरडे को सीडीआर का फाइनल खेलना है, अल क्लासिको खेलना है, तो मुझे लगता है कि इस गेम में आप कुछ रोटेशंस कर सकते हो और आप आज की गेम में अरोहो को स्टार्ट कराओगे और उनके साथ या तो कुबारसी होंगे या इनिगो मार्टिनेज होंगे। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि इनिगो मार्टिनेज को आप रेस्ट कराओगे और कुबारसी और अरोहो के साथ आप ये गेम स्टार्ट करोगे। राइट बैक कुंदे हैं, लेफ्ट बैक पे जिरार्ड मार्टिन होंगे और आपके मिडफील्ड में पैड्री और फ्रैंकी डियोंग का डबल पिवट होगा। अब मुझे ये लगता है यहाँ पर कि आप जब लेवेंडोस्की के बगैर खेलोगे तो आप एक डायमंड मिडफील्ड के साथ भी जा सकते हो। एक और काम ये कर सकते हो कि आप गावी को स्टार्ट करा सकते हो और उनके साथ ओल्मो को आप खिला सकते हो, तो ये एक डायमंड बन जाएगा। और फ्रंट के ऊपर आपके 2 प्लेयर होंगे, लामीन जमाल और रफीनिया। अब आप ये भी बोल सकते हो कि इस डायमंड के साथ डैनी ओल्मो एक तरह से नंबर 9 पोजीशन के ऊपर खेलेंगे, तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। अब मेरे ख्याल से ये ऑप्शन भी यूज किया जा सकता है। और दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि डैनी ओल्मो को शायद ये गेम स्टार्ट भी ना कराया जाए, क्योंकि डैनी ओल्मो भी कहीं ना कहीं इंजरी प्रोन है और आपको सीडीआर का फाइनल भी खेलना है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप फर्मीन लूपेस और गावी दोनों के साथ स्टार्ट करो, ताकि आप डैनी ओल्मो को फ्रेश भी रख सको, फिट भी रख सको सीडीआर के फाइनल के लिए। तो यहाँ पर बार्सिलोना के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और फ्लिक के लिए जो है वो काफ़ी सारी जो है हेडेक इस वक्त हैं, क्योंकि प्लेयर्स भी इंजर्ड भी हैं, फटीग भी है और आपको प्लेयर्स को रेस्ट भी कराना है। और उसके साथ साथ बार्सिलोना ला लीगा के अगेंस्ट भी फाइट कर रही है, क्योंकि बार्सिलोना ने कंप्लेन भी फाइल की हुई है और बार्सिलोना ने रिक्वेस्ट भी की हुई है कि बार्सिलोना को थोड़ा सा टाइम दिया जाए बिटवीन द गेम्स। लेकिन जो अभी न्यूज़ आ रही है उस न्यूज़ में तो यही समझ में आ रहा है कि ला लीगा बिल्कुल किसी मूड में नहीं है कि वो बार्सिलोना को किसी तरह की रिलैक्सेशन दे, और वो जो उन्होंने अपना टाइम टेबल और जो स्केड्यूल उन्होंने बनाया हुआ है वो उस स्केड्यूल से कहीं पर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो यार एक इम्पॉर्टेंट गेम होने जा रहा है। बार्सिलोना को ऑफकोर्स ये मैच जीतना होगा ताकि बार्सिलोना प्रेशर पुट कर सके रियल मैड्रिड के ऊपर, और आई होप कि बार्सिलोना ये मैच जीत जाएगी। मैं ज़्यादा कोई हाई होप्स नहीं रख रहा हूँ, लेकिन मेरी जो प्रिडिक्शन है वो एक टाइट गेम की प्रिडिक्शन है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस गेम में काफ़ी सारी रोटेशंस भी हो सकती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बार्सिलोना अगर 1-2 गोल की अर्ली लीड ले लेती है तो बार्सिलोना गेम के दौरान भी काफ़ी सारी चेंजेस कर सकती है, ताकि वो प्लेयर्स को रोटेट कर सकें, प्लेयर्स को रेस्ट करा सकें और प्लेयर्स को फ्रेश रख सकें। तो मेरी प्रिडिक्शन इस गेम को लेकर रहेगी 2-1 फॉर बार्सिलोना। आपकी जो भी प्रेडिक्शन है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और चैनल अगर अभी तक आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।